नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया है। इसको लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस का काम केवल जनता को गुमराह करने का है, साथ ही कांग्रेस का काम केवल बयानबाजी का ही रह गया है। कांग्रेस का काम केवल रंगी बयानबाजी करना है, जनता को गुमराह करना, हर समय झूठ का पुलिंदा लेकर चलना, ये सब कांग्रेस का काम है, सदियों से चला आ रहा है। आज जनता ने जो बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केंद्र के अंदर और राज्यों में जो सरकारें चल रही है, इस कोरोना जैसी महामारी के अंदर पूरे 15 महीने के काल के अंदर जिस आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो इतिहास गवाह है। और विश्व के अंदर आज भारत का नाम है। उसमें कांग्रेस कुछ भी करती रहे, कोई महंगाई क्या हल्ला मचाए, किसी चीज़ का हल्ला मचाए, महंगाई और सब चीज़ों को कंट्रोल कर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर। कोविड-19 से प्रभावित हुए परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2021 को शुरू किया गया है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाएगा जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष विशाल गुप्ता का कहना है कि सरकार की ये बड़ी पहल है। इससे राज्यों को ऐसे बच्चों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया। जिस दिन हर समय जब भी सत्ता में आई है, जनहित और जन सरोकार के लिए आई है, जिसमें जनता का हित, उसी हिसाब से निर्णय बनाना, उसी हिसाब से योजनाएं बनाना, उसी हिसाब से उसको काम देना। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जब कमान संभाली प्रदेश की, उन्होंने लगातार चौमुखी विकास उत्तराखंड का हो, सीमांत और दूरस्थ गाँव में स्वास्थ्य सेवाएँ दुरुस्त की जाए, सड़क का निर्माण किया जाए, हर व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने किया। नैनीताल विधायक संजीव आर्या ने नैनीताल के डीएसए मैदान में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहित पर्यावरण मित्रों सहित फ्रंटलाइन वर्करों को यहां पर हेल्थ केयर किट वितरित करे हैं। वहीं पर इस दौरान विधायक संजीव आर्या की ओर से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जिस तरह से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। इन फ्रंटलाइन वर्करों की सुरक्षा उपलब्ध करना हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। इसी के तहत यहां पर सभी फ्रंटलाइन वर्करों को हेल्थ केयर किट यहां पर सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई गई है, ताकि इन लोगों का परिवार और ये भी सुरक्षित रह सके। पूरे कोविड पैंडेमिक के समय में जहां हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और सभी लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है, अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर काम किया है। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे आशा वर्कर्स हों, चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने लगातार इस कोविड पैंडेमिक में सैनिटाइजेशन से लेकर, जागरूकता कैंपेन से लेकर, वैक्सीनेशन के अभियान से लेकर, रैपिड टेस्टों से लेकर तमाम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही मानसून सीजन को देखते हुए उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को यहां पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर संवाददाता विशाल गर्ग ने जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव से खास बातचीत की। देहरादून आशीष श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ है। सर, आपने आज स्मार्ट सिटी को लेकर के बैठक की है, क्या कुछ रहा सर आज की बैठक? नहीं, देखिए, अभी जो हमारा जो अब फिक्सचर्स लगने हैं परेड ग्राउंड और पलटन बाजार में, जो आगे ब्यूटिफिकेशन का वर्क, अब जो जैसे लाइट्स लगनी हैं, परेड ग्राउंड में बेंचेस जो लगनी हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो लगनी हैं, उन सारी चीज़ों के लिए डिस्कशन हुआ और उसको सबको फाइनल किया गया है, क्योंकि अब वर्क उस लेवल पे पहुंच रहा है जिसमें कि अब ये सारे फिक्सचर्स भी लगाने होंगे और परेड ग्राउंड को 15 अगस्त के लिए तैयार भी करना है। तो उसकी तैयारियां इस समय अब अंतिम चरण में चल रही हैं। सर, मानसून को लेकर भी आपने तमाम जो उप जिला अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया है, किस तरह की इससे आपने निर्देशित किया है और क्या कुछ वो अपने अपने क्षेत्र में करने जा रहे हैं? देखिए, मानसून सीजन अब हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना होती है और जो प्लेन का एरिया वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया। बाढ़ चौकियाँ 15 जून से बननी शुरू होंगी, क्योंकि हमारा मानसून सीजन 15 जून से शुरू होता है। इसके अलावा जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ के आसपास जेसीबी खड़ी रखना,
अल्टरनेट रूट्स कौन से होंगे, जहां अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो किस नंबर पे लोग फ़ोन करेंगे, साइड जो कंट्रोल रूम है वो सबके जगह सारे तहसीलों में शुरू करना। तो ये सारी चीज़ों पे निर्देश दिया गया है और ये सभी लोग अभी तैयार भी हैं और अगले हफ्ते में हम एक मॉक ड्रिल भी करेंगे मानसून को लेकर के। तो वो सारी प्रक्रिया इस समय जो है गतिमान है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में राजधानी के जो कोरोना के आंकड़े हैं वो किस तरह से अब घटने लगे हैं और किस तरह से अब छूट भी मिलने लगी है लोगों को। अब किस तरह की व्यवस्था है सर हमारे पास? क्या अभी भी डरने का जो है माहौल है अभी भी? नहीं, देखिए केसेस कम हुए हैं और धीरे धीरे जो है अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो खोली जा रही हैं, लेकिन केसेस कम हैं। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहना है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहना है, जिससे कि उन सभी जो कोरोना फैलने का मौका नहीं मिले। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग लोग रखें और इसके अलावा समय समय पर हाथ वगैरह धोते रहें और अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल उसकी टेस्टिंग कराएं। धन्यवाद सर, न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। अपने सहयोगी रिंकू के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में शुक्रवार से जनरल मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं यहां पर शुरू कर दी गई है, जिसके तहत में 15 ओपीडी शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कोविड-19 का पालन करते हुए सुबह 8 बजे से 3 बजे तक सामान्य मरीज डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ ही जल्द ही अस्पताल प्रशासन अन्य ओपीडी भी यहां पर शुरू करने की तैयारी में है। आपको यह भी बता दें कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सुशीला तिवारी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद से सभी ओपीडी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। इसकी वजह से मरीजों के लिए यहां पर ओपीडी एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियों को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर विधि विधान के साथ में 500 अस्थि कलश का यहां पर विसर्जन किया गया। 21 ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चार के बीच में मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई है। ये सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाटों से आए थे। सभी मृतक लावारिस होने के कारण कोई भी इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने वाला नहीं था। इसलिए यूथ कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठाते हुए आज हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया। का लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन जब हुआ तो उसके बाद से ही दूसरे लॉकडाउन के अंदर, सेकेंड वेव के अंदर दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार के अंदर कोई नहीं बचा था, कि मतलब छोटे छोटे बच्चे और बेसहारा हो गए थे। और ऐसे लोगों का हमने दाह संस्कार किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार से कोई दाह संस्कार करने नहीं आया और बहुत सारे ऐसे बेसहारा और बेघर लोग भी थे जो होमलेस थे और जिनका इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। अस्थियां आज जो है हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी द्वारा आई हैं और ये दिल्ली के अनेकों घाट से आई हैं और ये वो अस्थियां हैं उन लोगों की हैं जो कोरोना महामारी में मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको इलाज से या जैसे भी कोरोना से मरे हैं। और बाद में ये पता चला कि इनकी अस्थियां कोई लेने वाला नहीं है। कुछ के रिश्तेदार थे जिन्होंने मना कर दिया, कुछ असमर्थ थे हरिद्वार तक आने के लिए, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है सबको कोविड टेस्ट चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के आदेश पर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर जी के निर्देश पर आज पूरी दिल्ली से भी टीम आई हुई है, हमारे पदाधिकारी हमें प्रदेश के, और पूरे हरिद्वार की जो जिला युवा कांग्रेस की टीम है, आज इन 500 कलश अस्थियों का हम अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। चमोली में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम के तीर्थ पुरोहितों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चारधाम के तीर्थ पुरोहित पांडा समाज के लोगों ने पिछले कई समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग यहां पर लगातार वो कर रहे थे, लेकिन सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के पक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। चारधाम के तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा और 21 जून से चारधाम के तीर्थ पुरोहितों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। वहीं पर बद्रीनाथ में भी तीर्थ पुरोहितों ने अपनी बाहों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आज देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध यहाँ पे बद्रीनाथ धाम से किया गया। यहाँ सतपाल महाराज जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए सभी हकूकदारों द्वारा।
क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड ने अभी कुछ सदस्यों का फिर से सदस्यों का चयन किया, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड अभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पे जब पुनर्विचार होना है तो सदस्यों का चयन किस आधार पे हुआ है। इसीलिए हम सब तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करते हैं। देवस्थानम बोर्ड वापस लो। के लोगों ने आज ये तय किया था पहले से कि आज हम लोग सब लोग चारों धामों में सभी लोग पट्टी बांध करके इसका विरोध करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया जाता। अब आने वाले समय में जबकि चुनाव होने वाले हैं इस समय, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको भी प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। नैनीताल में कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग करी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीजल के दाम वापस लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी मन की बात कह रहे हैं, तो लोगों की भी मन की बात सुनिए। आपने पेट्रोल डीजल, आज डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। 100 रुपए डीजल हो गया है, पेट्रोल 90 रुपए हो गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजलों के दाम वापस लीजिए। गृहिणियों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। सिलेंडर महंगा, खाने का तेल महंगा, सरसों का रिफाइंड का तेल महंगा, सारे व्यापारी परेशान हैं। आज हमारे युवा वर्ग परेशान है जिनकी नौकरियां चली गई हैं। अल्मोड़ा की कोविड प्रभारी मंत्री रेखा आर्या शुक्रवार को विकास भवन अल्मोड़ा पहुंची है। इस दौरान विकास भवन में मंत्री ने जनपद के अधिकारियों की कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जनपद में कोविड से निपटने के लिए जनपद के अधिकारियों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अल्मोड़ा जनपद जल्द ही कोविड मुक्त हो जाएगा। उन्होंने तीसरी लहर की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए और साथ ही वैक्सीनेशन को गांव-गांव तक पहुंचाने और लगवाने के आदेश भी यहां पर अधिकारियों को दिए गए हैं। देखते हैं तो स्थिति 2020 से लेकर 2021 तक में और अभी तक में लगभग 660 करीब मरीज जो है कोविड हॉस्पिटल में वो लोग एडमिट हुए और बहुत लोग जो है वो होम आइसोलेशन में रहे। 660 में हमें देखते हैं कि 101 लोगों की जो है करीब डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसमें रिकवरी रेट जो है काफ़ी हद तक जो है अच्छी है। यदि हम पूरे देश भर का देखें और यदि हम उत्तराखंड का देखते हैं और उत्तराखंड में भी जनपद अल्मोड़ा का देखते हैं तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा, 100 में जो है एक व्यक्ति की जो है एक्सपायर होने की जानकारी मिली है। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना काल के दौरान बनाए गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जिले का कोविड प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद से लगातार गणेश जोशी के हाथ लोगों की मदद के लिए उठने लगे हैं। कोरोना काल के दौरान गणेश जोशी ने जनता को हर वो सुविधा मुहैया करवाई थी जिससे उन्हें परेशान होना पड़ा। तो वहीं पर आज मंत्री ने अपने शासकीय आवास पर लोहाहाट क्षेत्र में लोगों के लिए यहां पर मदद का हाथ बढ़ाया है। इस दौरान गणेश जोशी ने बताया कि महामारी में स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम सुविधाएं उनको दी जा रही है। तो वहीं पर लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरन सिंह फलत्याल ने इस मदद के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर को छोड़ दें, नैनीताल को छोड़ दें, वहाँ पर अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। और मैंने लगातार कोरोना काल में, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे जखोली हो, गोपेश्वर हो, चमोली हो, हर जगह हमने ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ सामान, कंसीडरेटर, बाईपैप, ये सारा सामान भेजा है। अभी हमारे छोटे भाई फलत्याल जी मेरे पास 2 दिन पहले आए थे। ये एक दुर्गम क्षेत्र लोहाघाट जो कि नेपाल की सीमा पर है, वहाँ पर से विधायक हैं और आपने मुझसे अनुरोध किया था कि मंत्री जी हमें कुछ सामान दीजिएगा। मैंने आज इनको कंसीडरेटर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, वेबलाइजर, कोरोना किट, आयुष किट, जितना संभव हो सका उनको किया है और आगे भी मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ जो मदद हमसे होगी हम इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे समय में इसको मैं जनता के बीच जाके भी वहाँ मेरा बताने का कर्तव्य भी होता है कि मुझे देहरादून की विधानसभा से ये चीज़ उपलब्ध हुआ है। और मैं जिन
बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि उनके किस आधार पर शुक्रिया अदा करूँ कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने की थी, खाली मैं मिलने के लिए आया था। मैंने यही कहा कि कुछ सामान मुझे भी जो वर्तमान में जो कोविड-19 है उसमें कुछ सामान उपलब्ध करा दे। मुझे आज ढेर सारा सामान उपलब्ध है, बल्कि मेरे पास एक छोटी गाड़ी थी। उन्होंने कहा गाड़ी कौन से लाए हो, उसके हिसाब से सामान ले जाओ। शायद वो अब गाड़ी में भी नहीं आएगा। उस आधार पर मुझे, और निश्चित तौर पर उस रिमोट एरिया के विधानसभा लोहाघाट में इनसे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। उन हॉस्पिटलों में ये थोड़ा थोड़ा मैं सब रिमोट एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, उसका लाभ मिलेगा। बाकी तो कोविड के तहत सरकार ने भी हमें 1-1 करोड़ दिया है। सरकार पूरा कोशिश कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने कोरोना नियंत्रण के लिए गठित तहसील टास्क फोर्स की बैठक ली है। बैठक में उन्होंने नगर और देहात क्षेत्र में कोविड की सैंपलिंग और 45 साल से ऊपर वाले लोगों के टीकाकरण की दर बढ़ाने पर चर्चा करी है। कई विभागों के कर्मचारियों के अलावा भाकियों और किसान मोर्चा पदाधिकारियों से टीकाकरण में यहां पर सहयोग मांगा। वहीं पर एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को वार्डों में कैंप लगाकर इनका टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पर एसडीएम ने किसान नेताओं की बैठक लेकर उनसे भी इसमें सहयोग मांगा। ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स जो कि शासन द्वारा गठित है उसकी बैठक की। वैसे तो हम पर डे बैठक लेते हैं, लेकिन वो वर्चुअल माध्यम से लेते हैं। अब हमने ये भी किया कि सप्ताह में एक दिन हम जो है इस तरीके से बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। तो आज यहाँ पर टीकाकरण कार्य की समीक्षा की गई। प्रत्येक अधिकारी को जिम्मेदारी तय की गई है कि वो जिन जिन गाँवों में जाएंगे वहाँ जो टारगेट है उसको अचीव करके ही लाएंगे, और अपने लेवल पर भी वो गाँव लेवल पर समीक्षा करेंगे कि कहाँ कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनको दूर करेंगे। लक्सर में प्रशासन ने कोरोना के साथ साथ डेंगू में निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर सर्वे करने का प्लान अब यहां पर बना लिया है और इसकी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है। में जाके जो कोविड प्लस 18 प्लस से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाना, और प्लस साथ में हमारे यहाँ डेंगू अब शुरू होने वाला है जो एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। हमारा साथ साथ हमारा कोरोना का जो सैंपलिंग का काम चल रहा था। ज़्यादातर हमारी जो आशा वर्कर है वो घर घर जाके लोगों को बुला के टीकाकरण का काम भी करा रही थी, वैक्सीनेशन करा रही थी कोरोना में महामारी के दौरान। लेकिन आज एक और अभी धीरे धीरे हमारा जैसे महामारी का मौसम का चल रहा है, तो उन्हें डेंगू का भी एक प्रोग्राम हमारा है जो है जितने राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसमें हमारी आशा वर्कर घर घर जा करके पर डे 3 घर का हमें एक सर्वे करना है। लक्सर की मोहम्मदपुर बुजुर्ग सहकारी समिति की बोर्ड बैठक में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई संबंधी प्रस्ताव को कार्यवाही रजिस्टर में अंकित न करने से नाराज अध्यक्ष और सदस्यों ने एमडी को बंधक बना लिया। लंबी जद्दोजहद के बाद में एमडी ने 10 जून की बैठक का एजेंडा यहां पर जारी किया था। समिति एमटीएल देश सरकार द्वारा जो बैल भैंस बकरी और जैसा मान लिया मुर्गी अन्य उन पर लोन दिया जा। एक तो इन्होंने वो लोन हमारी समिति के दायरे से बाहर उत्तर प्रदेश में बांट दिया जो कानूनी रूप से अवैध है। एक इन्होंने ऋण सीमा में धांधली कर दी। ब्याज का लोन था दीनदयाल के समय, इन्होंने हमें कहा कि अपनी फाइल तैयार करवा लो। हमने अपनी फाइल तैयार करवा ली, जमीन पर लोन भी चढ़ चुका है, हमें चेक भी दे दिया और हमसे हिस्से की रसीद भी कटवा ली जो मेरे पास मौजूद है, और हमें लोन अब तक नहीं मिला। आप तो बोर्ड के सदस्य, फिर ऐसा क्यों? बस मनमानी चल रही इनकी, अपने कर्मचारियों को लोन बांट। उत्तराखंड के लक्सर में जीआरपी ने बिहार के सहरसा से आ रही ट्रेन में चेकिंग के दौरान प्रेमी के साथ फरार महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला के कब्जे से 6 लाख रुपए के जेवरात सहित 13 लाख रुपए की नकदी भी यहां पर बरामद करी। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।